इंटरव्यू 30 अक्टूबर को है या इस थोड़े पहले है, अगर आपके पास टाइम है तो एक बना बनाया कंप्लीट पैकेज है, वो जा करके आप ऐप के ऊपर ले सकते हो। अब ऐप कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाओ और ऐप आप ले सकते हो, वहां से देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो पीडीएफ के लिए भी आप वहां पर जा सकते हो। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा, बट मोस्टली आप वहां पर चले जाओ, ऐप पर ज्यादा बेटर हो कंडीशन है। ओके, चलिए, तो फिलहाल हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं और निकलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और लेट्स सी, मैं जो यहाँ पर कैटेगराइज कर पाया हूँ पहले विडेस के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं यहाँ पर, वो मैं आपको पहले यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ। लेट्स सी, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई, एक क्वेश्चन जो रखा गया है वो है सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट का, कि भाई कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होता है। तो बड़ा सीधा सा जवाब है, आपको पता है कि कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होता है। कोई पर्सन जो क्वेश्चन का आंसर दे सके, जज साहब के क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम है, वो पर्सन क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेस है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। तो वो पर्सन क्या हो गया, आपका कॉम्पिटेंट विटनेस है। किसको टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, वो बहुत बढ़िया सवाल, किसको टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला आंसर, बहुत क्लियर आंसर है, लुनैटिक। देखिए लुनैटिक में भी दो तरह की कैटेगरी हो सकती है। एक वो पर्सन जो लुनैटिक है, लेकिन लुनैटिक होने के बावजूद अगर कोर्ट के क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा, जिसने क्वेश्चन पूछा आंसर दे रहा है, तो वो ल्यूनेटिक को टेस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन वो पर्सन जो कि ल्यूनेटिक है और कोर्ट के क्वेश्चंस को नहीं समझता, उसका रैशनल आंसर नहीं दे सकता है, तो वैसे ल्यूनेटिक को टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ये भी एक पॉइंट है, इसलिए यहां पर लिखना पड़ा है कि हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड। आज के डेट में बहुत सारी चीजें होती है, प्रैक्टिकल में थ्योरी पर नहीं चले जाएंगे हमेशा। नाउ, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ने विटनेसेस की कैटेगरी बना रखी है। देखिए विटनेस तीन तरह के होते हैं, वो वाला विटनेस अब मत बोलना कि हॉस्टाइल विटनेस और सर वो अलग अलग टाइप के जो विटनेस है वो नहीं। यहाँ पर सीधी बात कर रहा हूँ कि विटनेस सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तीन तरह के विटनेसेज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस के अंदर डिसाइड करके बताया, केस का नाम है बेडी वेल्लू तेवर, बेडी वेल्लू तेवर, ठीक है, वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। केस का नाम, केस के हिसाब से यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केस के हिसाब से, पहला वो पर्सन है यानी कि वो कैटेगरी है विटनेस की जिसको कहते हैं होली रिलायबल, तो आंख बंद करके भरोसा कर लो भैया बहुत सही बंदा है। दूसरा है होली अनरिलायबल, आंख बंद करके भी गलती से ही भरोसा मत करना, दैट इज होली अनरिलायबल। तीसरा जो पर्सन आ रहा है वहां कहते हैं कि ना तो उसके ऊपर आप पूरा का पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाय कर सकते हो, ना तो पूरा उसको छोड़ सकते हो। देयर आर थ्री कैटेगरीज, होली रिलायबल, होली अनरिलायबल, और तीसरा जो होता है ना तो उसको हम होली रिलायबल कर सकते हैं, ना तो होली अनरिलायबल रख सकते हैं। एविडेंस ऑफ एन अकम्प्लिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सबको पता होगा अकम्प्लिस के बारे में सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट में जिक्र किया गया है, रेलिवेंट होता है उसका एविडेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कौन अकम्प्लिस नहीं होता है। तीन एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ एग्जांपल था, आप एक से दो तीन बहुत दे सकते हैं, ज्यादा आपको पता है दीजिए, लेकिन तीन। एक चीज मैं और यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब कभी भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ये क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने उसके ऊपर आंसर दिया। सवाल सपोज कीजिए कि 133 पर क्वेश्चन पूछिए अकम्प्लिस, या ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज अकम्प्लिस, ये भी पूछ सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा तो उसके बाद लगे हाथ वो पूछना शुरू कर दें किस सेक्शन के अंदर है, कुछ एग्जांपल्स बताओ अकम्प्लिस से रिलेटेड, कुछ यानी कोई टॉपिक पकड़ा तो उसके ऊपर आंसर दिया, आपने आंसर दिया तो उस पर वो क्या करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट, इसीलिए यहाँ पर उस तरीके से आंसर भी लिखने की कोशिश करी है। सो कौन कॉम्पिटेंट, सॉरी अकम्प्लिस कौन नहीं है, तो ट्रैप विटनेस हो गया, रेप्ड गर्ल, इसके अलावा एन आई विटनेस टू ए मर्डर। नाउ विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट एविडेंस शैल बी वेटेड नॉट काउंटेड। तो शैल बी वेटेड यानी कि क्वालिटी की वैल्यू होगी, क्वांटिटी की वैल्यू नहीं होगी। तो सवाल बहुत तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछ देंगे कि मर्डर के केस को साबित करने के लिए कितने गवाहों की जरूरत है। अरे भाई कोई नंबर नहीं है, 50, 100, 10, 50,000, कोई नंबर नहीं चाहिए। इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेप के अपराध के मामले को किस तरीके से, कितने नंबर से, कितने गवाहों को जरूरत होगी साहब, कुछ भी ऑफेंस लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां पर यह कहा गया है कि वेटेड होना चाहिए, काउंटेड नहीं होना चाहिए, सेक्शन है 134 इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अ विटनेस हैज बीन गिवन राइट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। देखिए कि विटनेस के पास राइट होता है, राइट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, एंड दैट राइट इज गिवन अंडर सेक्शन 159 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट।
राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस, ये बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं। देखो भाई सिंपल अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन बताऊं तो दो तरह के राइट्स आप मान सकते हो। पहला एक राइट होता है जिसको आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब दूसरा हो सकता है जिसको बोलते हो स्टैट्यूटरी राइट। एक और होता है फंडामेंटल राइट्स। तो मैं उतने पर नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट में थोड़ा शेयर कर दे रहा हूँ। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल समझिए, जो जो राइट स्टैट्यूट से मिलता है। अब स्टैट्यूट क्या होता है, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ जिसको कि भारत की संसद ने बनाया है उसको स्टैट्यूट बोलते हैं। इंग्लिश में अगर कहें तो स्टैट्यूट क्या होता है, एन एक्ट इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट, एन एक्ट इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट, इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट। तो ये जो सिंपल मामला है तो ये इसको बोलते हैं स्टैट्यूट। तो किसी कानून के अंदर, किसी लॉ के अंदर जो राइट्स आपको दिए गए हैं उसको आप सीधे कर सकते हो स्टैट्यूट राइट। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट कहाँ दिया हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो वो क्या हो गया, राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन इज ए स्टैट्यूटरी राइट। सिंपल है, आसान है। लीडिंग क्वेश्चन, ये तो बहुत बार पूछेंगे, लीडिंग क्वेश्चन क्या है, लीडिंग क्वेश्चन का एग्जांपल बताओ, लीडिंग क्वेश्चन किस सेक्शन के अंदर दिया, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो आपको याद ही रखना है। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा ट्विस्टेड था। पूछा गया कि लीडिंग क्वेश्चन बिना कोर्ट के परमिशन के कब पूछा जा सकता है। तो सीधा आंसर है क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फैक्टा प्रोबेंडा। फैक्टा प्रोबेंडा क्या होता है भाई, तो फैक्टा प्रोबेंडा वो फैक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर पार्टी कोई रिलाई करती है, जिसके ऊपर पार्टी रिलाई कर रही है उसी फैक्ट को हम क्या बोलते हैं, फैक्टा प्रोबेंडा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर है ए होल्ड्स बी डाउन, ए ने बी को नीचे की तरफ झुका के पकड़ा हुआ है और फ्रॉडेंटली क्या कर लिया है, उसका फोन ले लिया है बी के ट्राउजर से। तो यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया, तो सीधा सा मामला भैया, झुका के जबरदस्ती ले रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉबरी। झुका के ले रहा है और फ्रॉड करके ले रहा है, मतलब झुका दिया और निकाल लिया। सो फ्रॉड, यहाँ पर रॉबरी का एलिमेंट आएगा। नाउ ए पुल्ड ऑन इयरिंग अवे फ्रॉम, इसमें भी क्या है कि ए एक पर्सन है और उसने क्या किया, किसी महिला की इयरिंग निकाल ली, खींच ली, जिससे उसके कान वगैरह कट गए, उससे घाव वगैरह हो गया है। तो ऐसे मामले में ए ने कौन सा अपराध किया है, तो सिंपल है रॉबरी। देखिए दो एग्जांपल्स है सीधे सीधे रॉबरी के, एक क्वेश्चन पूछते हैं उस पर एडिशनल एक क्वेश्चन आ ही जाना है। ओके चलिए, तो मैं एक चीज और यहाँ पर आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं कि आप लोगों को ये जो ऐप है वो कहाँ पर मिलेगा। ये देखिए ऐप है और इस ऐप के थ्रू आप सारे के सारे कोर्सेज आप कर सकते हो, वो भी विथ रीजनेबल प्राइस। आप देख सकते हो सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है। इवन आपका बिहार एपीओ का इंटरव्यू का यहाँ मैटर अवेलेबल है। जो भी है आप यहाँ पर कस्टमाइज तरीके से अपना कोर्सेज क्रिएट करवा सकते हो, अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी जिस ऐप की बात कर रहा था, जिस लिंक की बात कर रहा था, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और लिंक पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलने वाला है ये सारा का सारा मटेरियल। ओके चलिए सीधे आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज पनिशेबल। सो डकैती पनिशेबल होगा, उसका प्रिपरेशन पनिशेबल होगा, सीधी सी बात है। तो डकैती का प्रिपरेशन पनिशेबल है अंडर सेक्शन 399। एक शानदार क्वेश्चन, कहा गया कि एक पर्सन है ए, मान लीजिए वो पर्सन आप है, ऐसे पूछेंगे यहाँ पर ABCD किया हुआ है। अगर मान लीजिए वो पर्सन आप हैं और आपको 500 के 2 नोट मिले, इसका मतलब आपको 1000 रुपए मिले, और आपको आइडिया नहीं कि किस पर्सन के नोट है, आपने उसको उठा लिया और आपने कोई मतलब आपने इधर उधर देखा, कोई बंदा मिला नहीं, कुछ भी नहीं। अब आपने उठा के रख लिया नोट, तो क्या है, ए हैज कमिटेड एनी ऑफेंस। देखिए ना, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने उठा के रखा, ये नहीं कह रहा है कि आपने उठा के इस्तेमाल कर लिया, उसने आपने शराब पी ली या आपने उसका कोई अच्छा खाना खा लिया या उसके कपड़े खरीद, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। ये कह रहा है बस ही पिक्स अप द नोट, ही पिक्स अप द नोट, ही पिक्स अप द नोट। तो वही नहीं, पिक्स अप द नोट, तो पिक्स अप है तो उसमें कुछ भी मैटर यहाँ पर नहीं करेगा। सो ए हैज कमिटेड विच ऑफेंस, तो आंसर होगा नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट, ओके यह तो यहाँ कुछ नहीं करना है। वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो सेक्शन 334 आईपीसी में मेंशन है, नो डाउट। अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, एसिड फेंकने का कोशिश करना, अटेम्प्ट लेना, सेक्शन 326 भी, ये सब तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। ओके यहाँ पर आइए, ये एक शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या किया इन्होंने ना, माइनर एक्ट प्लस मेजर एक्ट दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ दिया है। सवाल ये पूछा है कि एक्स एक पर्सन है और एक वाई एक पर्सन है। तो एक्स असेलियंट है, असेलियंट मतलब जो हमला पहले करता है, और वाई एक पर्सन, तो वाई कौन है, SC ST है, यानी SC का मेंबर है, SC कम्युनिटी का पर्सन है। एक्स ने वाई को मारा, अगर एक्स ने वाई को मारा तो वैसे केस में
ये जानते हुए कि वाई जो है एससी कम्युनिटी का मेंबर है, एक्स ने वाई को मारा, तो एक्स ने कौन सा अपराध किया? तो देखिए सेक्शन 326 आईपीसी। यहाँ देखिए सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि ग्रीवियस इंजूरी की, किसका करी? ग्रीवियस इंजूरी। तो ग्रीवियस इंजूरी करी, इसलिए 326 आईपीसी लगा, और इसको एससी एसटी एक्ट के साथ कनेक्ट कर दोगे तो आप 3B5 ऑफ एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये चतुराई वाला क्वेश्चन था, ठीक है। टू कन्विक्ट ए पर्सन फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 306, बहुत शानदार क्वेश्चन, ट्विस्टेड है थोड़ा सा। कहते हैं किसी पर्सन को सेक्शन 306 आईपीसी के अंदर क्या करना है? कन्विक्ट करना। तो कन्विक्ट करने के लिए क्या है? एबेटमेंट का मामला है भाई। तो एबेटमेंट के मामले को क्या करना है? एबेटमेंट को आपको पहले साबित करना पड़ेगा। सो इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 107 आईपीसी। देखिए यहाँ पर क्या किया, सेक्शन का आंसर सेक्शन से ही दिया, सेक्शन से क्वेश्चन पूछा, सेक्शन से आंसर दे दिया। जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे जहां तक हो सके दीजिए। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आई थिंक कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन में पूछा गया है, वहीं से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये अपनी वाइफ को मारता है, ये मारता है, उसमें वाइफ उसकी बेहोश हो जाती है, उसको लगता है कि उसकी वाइफ मर गई, तो वो सोचता है कि मर्डर के चार्ज में फंस जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, इसलिए क्या करता है वो उसको चुपचाप रस्सी से पकड़ करके पंखे में लटका देता है। नाउ जब लटका के चल देता है तो उसके बाद मर जाती है औरत, और उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके मरने का कारण था हैंगिंग। यानी इसका मतलब है मार पिटाई से वो मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश थी, लेकिन मरने का कारण क्या था? हैंगिंग। सो नाउ ए इज लायबल फॉर विच ऑफेंस? तो यहाँ पर होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ऑब्वियस सी बात है, अभी थोड़ा डिटेल्ड मैटर है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लास के अंदर। अगर आपको देखना है तो जाकर के वीडियोस देख सकते हो वहां पर। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्या है? सेक्शन 299 300 का डिफरेंस बहुत इजी लैंग्वेज में शेयर किया है। नाउ सी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर इंटरप्रिटेशन किया था कि सेक्शन 375 का जो एक्सेप्शन 2 है उसमें ये कहा गया है, उसको इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, अगर कोई आदमी है और अपनी पत्नी, जिस उसकी वाइफ की अगर उम्र 18 साल से ऊपर है, 18 साल से नीचे नहीं है, अगर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है या 18 साल के है, तो उस मामले में अगर वाइफ के साथ रिलेशन बनाता है तो वो रेप नहीं कंसीडर होगा। अगर वो रेप कंसीडर नहीं हो, ये कौन से केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस लॉ पूछा है, ठीक। नाउ पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पीपी, ध्यान से समझिएगा, पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पीपी, तो कैन वाली बात हो गई, तो क्या किया जा सकता है? आंसर है यस, ऑफ कोर्स सबको पता है, लेकिन बशर्ते कि पुलिस ऑफिसर ने उस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया हुआ होना चाहिए। और द सेकेंड थिंग, पर्सन जो है रैंक इसका क्या होना चाहिए? इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का होना चाहिए, इंस्पेक्टर होना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल का प्रैक्टिस चाहिए? तो मैं पहले ही बता दूं, पीपी के लिए बात कर लें या एडिशनल पीपी की बात कर लें, दोनों क्वेश्चन इसमें है, तो मैं एक ही बार बता दे रहा हूं। पीपी या एडिशनल पीपी की बात करें तो इनके लिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रैक्टिस जो है 7 साल का है। और यहाँ पर देखिए जो आपको सेक्शन है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। यही बात अगर मैं स्पेशल पीपी की बात करूं, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसपीपी कहते हैं, तो स्पेशल पीपी के केस में 10 साल का प्रैक्टिस लगता है, ओके। और ये स्पेशल पीपी किसी पर्टिकुलर केस के लिए अपॉइंट किया जाता है। अगर मैं से कोई एग्जांपल ये याद दिलाने के लिए बताऊं तो बड़ा फेमस केस हुआ था बिहार के अंदर, नवादा डिस्ट्रिक्ट का एक केस था जिसमें राज बल्लभ यादव एमएलए थे, अगर मैं गलत नहीं तो एमएलए थे, उनके ऊपर रेप के चार्ज लगे थे, तो उस मामले में स्पेशल पीपी अपॉइंट हुए थे। अक्सर ऐसे मामलों में स्पेशल पीपी ही आते हैं। हु इज ऑथोराइज टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर? ऑफ कोर्स भाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का याद कर लीजिए, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पूरी लिस्ट बनती है, पैनल उसके थ्रू बनता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पीपी कौन बना सकता है? अगेन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सेम क्वेश्चन, देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन निकला, दूसरा क्वेश्चन भी निकाल लिया। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल, अब एडिशनल पीपी अपॉइंट करने के लिए 7 साल, चलिए मैंने पहले ही बता दिया। सेंट्रल एसपीपी बता दिया, ओके। नाउ विथ सेक्शन ऑफ विथ डील्स विथ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से कौन सा मैटर डील, कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन है 25A CRPC। इसके अलावा वेदर पंचायती अदालत और क्रिमिनल कोर्ट्स, ऑफ कोर्स नो, पंचायती अदालत का कहीं कोई जिक्र नहीं है सीआरपीसी के अंदर। और इवन मोर ओवर चिल्ड्रन कोर्ट्स अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 इज नॉट ए क्रिमिनल कोर्ट। डायरेक्टर ऑफ जो प्रोसिक्यूशन होते हैं वो किसके अंदर काम करते हैं? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन स्टेट, यानी जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार का जो गृह विभाग है उसके हेड के अंदर काम करता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक दो मैं बता दूं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है उसमें प्ली बार्गेनिंग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा जो रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, कुछ आईपीसी से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसे थेफ्ट वगैरह के बारे में पूछा गया है, उसका एलिमेंट पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा
और भी कुछ 420 के क्वेश्चन से 417 के चिटिंग के एलिमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जो रिपीटेड इन मोड है, सो रिपीटेड नंबर के है। ओके, तो ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ पेशेंस, थैंक यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।